Hello, dear students. Welcome back to your math classes. How are you all? I hope you are healthy and doing well. So, students, I'm your mathematics educator again here with a new chapter. And today we have chapter number 5. यानी कि आज है हमारे पास लाइंस एंड एंगल्स का चैप्टर। जब हम बात करें लाइंस एंड एंगल्स की, तो जब मैं कहूँ लाइन, तो ये तो बच्चों सबको ही पता है। जब हमने स्टार्टिंग में अपने अल्फाबेट्स को बनाना सीखा था, तो सबसे पहले हम स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, यही सब सीखते थे। तो वैसा ही कुछ है, तो ज्यादा डरिएगा मत कि मैम लाइंस में हम ऐसा अलग क्या पढ़ने वाले। तो लाइंस तो आपका वही रहेगा। बात आती है एंगल्स की। एंगल्स हमने छोटी क्लासेस में 60 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, बस बात यहीं पर खत्म थी। बट ये एंगल फॉर्म कैसे होता है, ये वाली बात किसी ने हमें बताई ही नहीं। तो आज हम इसका भी रीजन जान लेंगे कि ये एंगल एग्जैक्टली फॉर्म होते ही कैसे हैं, और किस तरीके से आप अपनी नर्सरी की स्टैंडिंग, स्लीपिंग, वर्टिकल लाइन से मैथ्स की लाइन तक आ जाएंगे, उसे भी देख लेते हैं। तो सब बच्चे आप तैयार हैं? चलिए शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। तो आज हमें मिलने वाला है इंफॉर्मेशन का खजाना अबाउट लाइंस एंड एंगल्स। तो चलिए, introduction. Lines and angles being two vital elements of geometry form the basis of all shapes and structures. One can find them everywhere around, be it corner of a table, the ramp of a building, or an arc of a bridge. The knowledge about these elements helps the architect to design and the engineers to construct better structures, the athletes to enhance their performance, and the astronomers to study and plan. So we can say that study of lines and angles is important not only to understand some specific phenomena but also to uplift the quality of life. आप अल्फाबेट्स बनाने जा रहे थे, आपको कुछ पता भी नहीं था, आप बहुत छोटे और क्यूट थे, और आपको सबसे पहले थमा दी गई आपकी स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, राइट। तो आपने कभी सोचा कि जब हमारा एक छोटा सा अल्फाबेट फॉर्म करने के लिए हमारी पहली जो नींव है वो हमारी लाइंस है, तो दुनिया में इतना बड़ा सब कुछ बना हुआ है, आपके आर्किटेक्चर्स हैं, आपके पास आपके साइंटिस्ट हैं, तो उनके लिए लाइन की इंपॉर्टेंस कितनी होगी। तो जब छोटी से छोटी चीज के लिए आप लाइंस को देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिर्फ ये लाइंस एंड एंगल्स के चैप्टर तक ही सीमित नहीं है इसकी जो इंपॉर्टेंस है। लाइफ के हर कोने में जाइए, अभी इस पेन को देखिए, इस बोर्ड को देखिए, हर एक चीज किससे बनी हुई है, हर एक चीज लाइन और एंगल से बनी हुई है। अब मैम हमें ये तो समझ में आ गया कि लाइन से बनी हुई है, बट एंगल, ये चीज हमें थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है, जो धीरे धीरे समझ पाएगा, थोड़ा सा सब्र बांधिए, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर घर बना रखा है, और जब मैं छोटी थी तो सिर्फ मुझे घर ही बनाना आता था ड्रॉइंग में, और आज तक मैं इतनी बड़ी हो गई मुझे घर ही बनाना आता है। मेरी ड्राइंग बहुत खराब थी, बट आप इन लाइंस की हेल्प से, मुझे फॉर श्योरिटी कि आपने बहुत कुछ बड़ा बड़ा बनाया होगा। लाइन, a line can be defined as a set of continuous points that has an independent line. It has no thickness. It can extend endlessly in both the directions. It is denoted by AB. जो आपकी लाइन होती है, इस चीज को आप ये समझिए, क्योंकि लाइन का कोई अंत नहीं होता। लाइन शुरू भी, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शुरू एक पॉइंट से होगी, बट खत्म कहाँ पर होगी यार, फिर शुरू भी कहीं से भी, खत्म भी कहीं से भी। यहाँ पर ये होती है इंडेफिनाइट। इंडेफिनाइट का मतलब ही यही होता है कि आपको नहीं पता कि वो कितनी लंबी है, उसकी लेंथ क्या है, उसकी थिकनेस क्या है, बस उसे आपने ए बी से डिनोट किया, और वो दोनों तरफ से आपने बोला कि ये मेरी लाइन है। तो अब इस लाइन को आप, इस यहाँ पर है एरो, यहाँ पर एरो, इन एरो का मतलब क्या है कि आप इसे राइट हैंड साइड से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, आप इसे लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन को आप दोनों साइड से कहीं से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसका कोई एंड अभी तक तो ऐसा पता नहीं चला है, ठीक है। नाउ रे, आपने ये रे वर्ड सुना होगा कि अरे सन रेज आ रही हैं, राइट। तो हमें ये तो पता है कि सनरेज आ कहां से रही है, सन से आ रही है, लेकिन अब वो रेज कहां कहां तक जा रही है, कहां पे एंड हो रही है, ये किसी को नहीं पता है। So a ray can be defined as a part of a line that has a fixed starting point but no end point. It can extend indefinitely in one direction. It is denoted by AB. यानी कि इसके सिर्फ एक ही साइड पर एरो होगा, क्योंकि आपको पता तो है ना कि रेस कहाँ से आ रही है, बट आपको ये नहीं पता कि वो एंड कहाँ पे हो रही है, और इसको डिनोट करते हैं हम ए बी विद अ सिंगल एरो लाइन। ओके, नेक्स्ट आ जाता है लाइन सेगमेंट। मैंने आपसे कहा राहुल 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, तो आपको पता है कि राहुल 0 से स्टार्ट करेगा और 4 पे एंड करेगा, तो आपको स्टार्टिंग भी पता है, आपको एंड भी पता है। So a line segment is a part of a line that has two end points and a fixed length. It can't be extended in any direction. It is denoted by AB. तो दोनों तरफ में कहीं पे भी आपका एरो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि स्टार्ट भी कहाँ पे हो रहा है, आपको पता है कि एंड भी कहाँ पर होगा। अब बात आ जाती है एंगल की। तो जब आपकी दो रेस एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं, an angle is formed by two rays having common starting initial point. Rays from the arms of the angle and the common point is called the vertex. Angle is measured in degrees using a protractor.
इट इज डिनोटेड बाय दिस साइन, क्योंकि ये देखिए आपके दो, ये इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं इन दो रोज को, तो ये छोटा सा फिगर आपका यहाँ पर ये सिंबल मेंशन हो जाएगा। हियर बी एंड बी सी आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ एन एंगल। तो ये जो आर्म्स है आपकी, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है आर्म्स ऑफ एन एंगल, और इन्हीं की वजह से आपके ये ड्रॉ होते हैं। नाउ नेमिंग ऑफ एन एंगल, नेम एनी पॉइंट ऑन रे 1, देन द वर्टेक्स एंड देन पॉइंट ऑन रे 2। तो यहाँ पर आपकी रे 1 है, यहाँ पर रे 2 है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटा सा पोर्शन आपको ये दिख रहा है, यही आपका है बच्चों एंगल। ओके, इन द फिगर रे बी ए एंड बी सी फॉर्म एन एंगल ABC और एंगल CBA। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे कि आपको ये देखना है ABC, तो ये आपका नेम हुआ, और CBA। आपको बस ये दिमाग में रखना है कि जो भी आपका एंगल जहां पर भी फॉर्म हो रहा है उसके जो नाम है आपको वो मिड में रखना है आपको, क्योंकि आप उसे आगे या पीछे नहीं कर सकते, इसी से आप इसे डिनोट कर रहे हैं कि ये जो आपका एंगल है ये बीच में मिडिल में आपका रिप्रेजेंट हो रहा है। नाउ रिलेटेड एंगल्स, अब यहाँ पर रिलेटेड एंगल्स का क्या मतलब है? यहाँ बताया गया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब बच्चों ये होता है कि जब दो एंगल का जो आपका सम है वो 90 डिग्री के इक्वल हो, दैट इज रिफर एज योर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। ईच एंगल इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अदर एंगल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 50 दिया हुआ है, मैं 50 में ऐसा क्या ऐड करूं कि वो 90 बन जाए, तो मैं पूछ रही हूँ इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट। सो अगर आप 90 में से 50 माइनस करेंगे यू विल गेट 40, तो 40 आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यहाँ पर हमें 40 दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि 40 में आप कितना ऐड करेंगे कि वो 90 बन जाए, तो आप क्या कहोगे कि हम उसमें ऐड करेंगे 50। सो इट मीन्स 50 इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40. In the given diagram, the 40 degree angle is the complementary of the 50 degree angle and vice versa. Example 1, prove that below provided angles are complementary angles. ये 60 डिग्री जो है क्या ये complementary angles है? अगर आप 60 plus 30 करते हैं that is referred as 90 डिग्री, तो yes these are complementary angles. Now prove that below provided angles are not complementary. तो ये आपका 70 दिया हुआ है, ये आपका 30 दिया हुआ है, दोनों का आपने ऐड करा, ये आपका 100 डिग्री है, that is not possible, क्योंकि complementary का मतलब क्या होता है बच्चों? वेल डन, 90 डिग्री। ओके, सो इसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। नाउ फाइंड द एंगल्स व्हिच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। x दिया हुआ है और x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 दिया हुआ है, तो x प्लस एक्स, तो हमारे पास कितने x हुए? 2x, ठीक है, 2x इज इक्वल टू 90। अब ये इक्वेशंस आप सॉल्व करके आ चुके हैं सिंपल इक्वेशन में, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज रिफर एज 45 डिग्री। आप 45 और 45 को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 90। Now, supplementary angles. Two angles are known as supplementary angles if the sum of their measure is 180 degree. Each angle is called supplement of the other angle. यहाँ पर हमने ये समझा कि जब आपके दो एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, तो दैट इज रिफर एज योर सप्लीमेंट्री एंगल। और जब आपका एक एंगल जो है, each angle is called supplement of the other angle. So 100 plus 80, yes, it is your supplementary angles because the sum of these are equal to 180 degree. अब यहाँ पर 120 और 60 हैं क्या एक दूसरे के सप्लीमेंट? यस, 120 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव आवर एक्सरसाइज 5.1, which of the following pairs of angles are complementary angles। तो अगर आप 110 में 30 प्लस करेंगे तो ये बिल्कुल भी 90 नहीं आने वाला, क्योंकि ये तो बड़ा है, तो ये तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। 90 प्लस 90 करेंगे तो यहाँ पर आप सिंगल सिंगल के लिए पूछते तो होता, बट यहाँ पर नहीं है, तो सिर्फ आपका थर्ड जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आप 90 में से 25 माइनस करेंगे और जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा। तो आप यहाँ पर अगर 65 करते हैं तो क्या होगा? 65 में 5 प्लस करा 70, 70 प्लस 20 90, तो इसका होगा 65 डिग्री। यहाँ पर आपका होगा 50 डिग्री। तो आप इस तरीके से इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड आर ऑल्सो इक्वल, फाइंड देम। कॉम्प्लीमेंट्री है तो हम कह देंगे x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90। क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में सॉल्व कराया है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी आपकी 45 डिग्री। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, Jolie says each angle in any pair of complementary angle is always acute. Do you agree? Give reason. ऑब्वियसली अग्री करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने एक्यूट एंगल नहीं लिए तो उनका सब 90 डिग्री के बराबर आएगा ही नहीं बच्चों, वो आएगा फिर 180 डिग्री या उससे भी ज्यादा, या लाइक 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा बेसिकली। तो यस,
एक्यूट एंगल्स का सम ही आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल बना सकता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री? सो यस दिस वन 110 प्लस 70, बाकी दो के लिए बच्चों आप खुद बताओगे। नाउ फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द गिवन, तो यहाँ पर 105 दिया हुआ है, तो अगर आप यहाँ पर 75 प्लस कर लेंगे तो आपका सप्लीमेंट्री एंगल ये कंप्लीट हो जाएगा। बाकी के लिए भी आप खुद ही बताएंगे। टू acute angles cannot form a pair of supplementary angle justify, तो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है मेरे पास 60 एंड 80, तो 60 प्लस 80 जो होगा आपका वो कितना होगा, वो 140 होगा, तो वो नहीं बना सकते क्योंकि एक हमें एक्यूट चाहिए और एक हमें ऑब्ट्यूज चाहिए, देन इट इज पॉसिबल टू मेक अ सप्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स आर इक्वल एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, फाइंड देम, तो सेम आपको इसी तरीके से करना है, बट यहाँ पर आप 90 की जगह क्या पुट कर देंगे, 180 पुट कर देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। आगे पढ़ते हैं बच्चों। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री, तो ये जो है आपके एक ऑब्ट्यूज एक एक्यूट, तो ये है सप्लीमेंट्री। एक ऑब्ट्यूज एक एक्यूट सप्लीमेंट्री, दोनों एक्यूट है तो ये बन जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। नाउ फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, 45 एंड 45, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, सो 90 प्लस 90। ओके, अब बच्चों हम ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर खत्म होती है और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, जो कि है आपका पेयर्स ऑफ लाइंस। तो पेयर्स ऑफ लाइंस का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास दो लाइन आ जाए तभी तो पेयर बनेगा, ठीक है। और सबसे पहले जो हमारी पेयर्स ऑफ लाइन में हमारे पास कैटेगरी है वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि जब एक लाइन दूसरी लाइन को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कट करती है। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है कट, ब्रेक करना, सो दैट इज रिफर एज योर इंटरसेक्टिंग लाइंस। If two lines touch each other in such a way that there is a point in common, then these lines are called intersecting lines. That common point is called a point of intersection. यानी कि जो दो लाइन एक दूसरे को काट रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। Here line L and M intersect each other at point C, or two lines when crosses each other at only one point, then they are called the intersecting lines and that point is called the point intersection. तो आपको ये समझ में आ गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस बेसिकली आपका क्रॉस का साइन बनेगा और दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ठीक है, काट रही होंगी। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसवर्सल लाइन। You might have seen railway track. On a railway track, the two rails are intersected by a transversal box. We can represent it diagrammatically as a line which intersect two or more lines at a distinct point. It's called a transversal line. यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि आपकी लाइन L है और ये आपकी लाइन M है और लाइन N इसे दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर ब्रेक कर रही है, काट रही है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये लाइन क्या होती है, ये आपकी होती है ट्रांसवर्सल लाइन। ये दो भी हो सकती है, तीन को भी काट सकते हैं और इससे भी ज्यादा हो सकता है ये। सो इन फिगर फर्स्ट टू लाइंस L and M are intersected by line N and two distinct points, therefore N is a transversal line to L and M. In figure second, three lines P, Q and R are intersected by a line S at three distinct points, so its S is a transversal line to P, Q and R. बट यहाँ पर देखिए ये क्या आपकी ट्रांसवर्सल होगी, देखते हैं। In figure third, two lines AB and B are intersected by a line C. The point of intersecting of C is the same as the that of A and B. The three lines are thus intersecting lines and none of them is transversal to the other. यहाँ पर आप इन तीनों का जो पॉइंट है वो एक ही है इंटरसेक्शन का। इनमें इनके जो इंटरसेक्शन के पॉइंट्स है वो अलग अलग है। जब आपके इंटरसेक्शन के पॉइंट्स होंगे वो अलग अलग होंगे तभी आप कह सकते हैं कि वो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, अदरवाइज नो। एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। अब जब हमारी ट्रांसवर्सल लाइंस आती है तो कुछ ना कुछ एंगल्स तो फॉर्म करेंगे क्योंकि लाइंस हो रही हैं आपकी इंटरसेक्ट, और इंटरसेक्ट होती है तो वो अपना कॉर्नर बिल्ड कर ही लेती है। तो अब देखते हैं वो एंगल्स हमारे पास कौन है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ट्रांसवर्सल लाइन में आपको 1 to 8 की काउंटिंग मेंशन की गई है। When a transversal cuts two lines, 8 angles are formed. This is because at each intersection, 4 angles are formed. Observe the figure. Here, L and M are two lines intersected by the transversal P. 8 angles are 1 to 8. Angles 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. आप देखिए अंदर की तरफ है, लाइन के अंदर की तरफ है. That is why they are referred as a line inside L and M. They are thus called interior angles. 1, 2, 8, 7 लाइन के बाहर की तरफ है तो ये बन जाएंगे आपके आउटसाइड एंगल्स विच इज एक्सटीरियर एंगल्स क्योंकि आउटसाइड है। ओके, सो आपके इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल आपको समझ में आ गए होंगे। अब आता है पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप यहाँ पे देखिए 1 and 5 सेम लाइन पर एक बाहर एक अंदर, 2, 6 सेम लाइन पर एक अंदर एक बाहर, फिर 4,
8 3 7। तो जब आपका एक एंगल अंदर और एक एंगल आपका बाहर, एक एंगल अंदर और फिर दूसरा एंगल आपका बाहर, तो दैट इज रिफर एज योर पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर आता है पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। कहते हैं ना ऑल्टरनेट डेज पर आना, आप एक दिन आना एक दिन छोड़ना। तो यहाँ पर 3 एंड 6, तो 3 एंड 6, 3 एंड 6, 4 एंड 5, तो ये आपके ऑल्टरनेट एंगल्स बिल्ड हुए। नाउ ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये इंटीरियर एंगल्स थे। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर की बात होगी। सो 1 एंड 8, सो 1 और 8, 2 एंड 7। नाउ पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो 3 और 5 जो है आपका बच्चों, यहाँ पर ना थोड़ी सी करेक्शन है। यहाँ पर करेक्शन क्या है कि जैसे कि मैंने बोला आपको ऑल्टरनेट, तो जब हम ऑल्टरनेट एंगल्स लेते तो 1 एंड 5 का पेयर बनेगा, 2 एंड 6 का बनेगा, क्योंकि 1 है 4 को छोड़ा 5 लिया, 2 है 3 को छोड़ा 6 लिया। और जब हम बात करते हैं पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, तो सेम साइड पे 3 एंड 5 नहीं हो पाएगा, 3 और 5 आपका अलग अलग है, ऑल्टरनेटिव है ये, ठीक है। तो 4 एंड 5 आपका सेम साइड पर है और यहाँ पर 3 एंड 6 आपका सेम साइड पर है। ओके, नाउ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, लुक एट फिगर 1 2 3 एंड 4 बिलो। यहाँ पर आपके एंगल्स है और देखिए ये है आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक अंदर एक बाहर, इस तरीके से आपके बनेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कंसीडर द पेयर्स ऑफ एंगल 1 5 2 6 4 8 3 7। इज देयर समथिंग कॉमन अमंग दिस पेयर ऑफ एंगल्स? दीज एंगल्स लाई ऑन डिफरेंट वर्टिसेस। देखिए एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इनका वर्टेक्स डिफरेंट है। दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड ईच पेयर, वन इज इंटीरियर एंगल एंड द अदर इज an exterior angle. Each of the angle pair of angles is called corresponding angles. What happens when a line is transversal to three lines? Which are the corresponding angles in this case? What is the number of exterior and interior angles in this case? आपको लाइंस दे रखे, आप अपने एंगल ड्रॉ करिए, आपने सब कुछ अच्छी तरीके से समझा हुआ है, आप यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4, आप इस तरीके से ड्रॉ कीजिए अपने एंगल और फिर बताइए कि इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, ऑल्टरनेटिव कौन है, इंटीरियर कौन है, एक्सटीरियर कौन है, इजिली। Now, interior and exterior alternate angles. Look at the adjacent figures. Find the angles which have the following 3 points have different vertices. So देखिए alternative angles हैं आपके, opposite है, एक 4 इस साइड है तो 6 इस साइड है, ठीक है। So are on the either side of the transversal, lie between the two lines are interior angles. Such pairs of angles are called interior alternate angles. जब आपके यहाँ और यहाँ के एंगल की बात की जाएगी तो वो और एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आपके बिल्ड हो जाएंगे। देखिए 2 and 8, 1 and 7 दोनों एक्सटीरियर एंगल है। सो एंगल 2 and 8 and 1 and 7 आर कॉल्ड alternate exterior angles. Now interior angles on the same side of the transversal. अब आपके जो इंटीरियर एंगल्स हैं यानी कि सेम साइड पर, तो 4 and 5, 3 and 6 ये आपके सेम साइड पर लाई करते हैं। नाउ ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब बच्चों क्या होता है? दो लाइंस जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूं और एक यहाँ पर ड्रॉ करूं, इन्हें कितना भी फर्दर एक्सटेंड करूं, ये दोनों एक दूसरे से एक्सटेंड नहीं करेंगी। दैट इज वाई लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। ओके, और यहाँ पर आपके एग्जाम्पल्स हैं कुछ, देखिए दीज गिवन एग्जाम्पल्स फॉर पैरेलल लाइंस विद अ ट्रांसवर्सल। लुक एट गिवन फिगर। सो ये आपके ट्रांसवर्सल बेसिकली पैरेलल लाइंस के एग्जाम्पल थे। और जब आपके पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो कुछ फिगर आपका कुछ इस तरीके का दिखेगा। और वही एंगल जो अभी हमने ऊपर समझे, आपके इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेटिव एंगल्स, सब इसके अंदर आपको दिखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि जब आपका सिमिलरली एंगल 1 and 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री, दस वी ऑब्टेन द फॉलोइंग रिजल्ट। यहाँ पर आपका 1 और 8 कहाँ पर है? 1 8 3 6, ठीक है। यानी कि जो आपके इंटीरियर एंगल्स होते हैं ऑन सेम साइड, उनका सम क्या होता है? उनका सम होता है 180 डिग्री। When T cuts the parallel lines LM, we get angle 3 is equal to angle 7, vertical opposite angles. अब देखिए ये 3 और 7 आपका क्या है? ये 3 और 7 ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स तो बच्चों हमने छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ओके, नाउ you can very easily remember this result if you can look for relevant shapes. So ये देखिए अगर आपका F बिल्ड हो रहा है, F आपका स्टैंड करता है फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, और अगर आपका ये देखिए हर तरीके से आपका F बन रहा है, F जब भी बनेगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और जब आपका Z बनेगा तो वो बनाएगा ऑल्टरनेटिव एंगल्स। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इस तरीके से, ठीक है। नाउ चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपके पास लाइंस हैं वो पैरेलल हैं या फिर नहीं है?
तो आपको क्या करना है बच्चों की जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी तक हमने पढ़ी है एंगल्स के बारे में, कि अगर इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री आता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल आते हैं, ऑल्टरनेटिव एंगल्स एक दूसरे के इक्वल आते हैं, तब ऐसा कह सकते हैं कि जो आपकी पैरेलल लाइंस हैं वो आपकी पैरेलल होंगी, ये आप प्रूव कर सकते हैं. सो thus when a transversal cuts two lines such that pairs of corresponding angles are equal, then lines have to be पैरेलल. कि अगर आपकी पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है और वहां पर जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं वो एक दूसरे के इक्वल है, सो यू कैन से दैट दीज टू लाइंस आर आल्सो पैरेलल लाइंस. When a transversal cuts two lines such that pairs of alternative interior angles are equal, the lines have to be parallel. तो यहाँ पर देखिए एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल है. इट मीन्स दिस टू लाइन P and L आर पैरेलल टू ईच अदर. Thus, when a transversal cuts two lines such that pairs of interior angles on the same side of the transversal are supplementary, the lines have to be parallel. यानी कि अगर इंटीरियर एंगल का सम आपका 180 डिग्री आ रहा है, इट मीन्स those two lines are parallel to each other. तो बहुत इजी है बच्चों, आप इसकी हेल्प से बहुत इजीली बता सकते हो. अब यहाँ पर क्या कहा गया एग्जाम्पल नंबर 6 में, इन द फिगर L is parallel to M and P is a transversal, then find the value of X and Y. आपको X and Y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो ये तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये 48 हो गया, और ये आपके ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं तो ये भी 48 हो गया. ठीक है, सो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से भी कह सकते हो, वर्टिकल अपोजिट एंगल से भी कह सकते हो, आपका आंसर वही आएगा. यहाँ पर ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है, तो ये आपका 110 है, तो ये बनेगा आपका 70. ठीक है, क्योंकि आपको सप्लीमेंट्री एंगल बनाना पड़ेगा. हाफ सेमी सर्कल दिख रहा है, ये 70 तो ये भी 70 होगा. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स वी हैव आवर एक्सरसाइज 5.2. In the adjacent figure, the line L and M are parallel and N is a transversal. Filling the blanks for all the situations given below. Angle 1 is equal to 80 degree. Angle 1 दिया हुआ है 80 डिग्री और पूछ रहे हैं कि एंगल 2 क्या होगा. तो आप यहाँ पे देखिए सेमी सर्कल बिल्ड हो रहा है. हाँ, 180 में से 80 माइनस करेंगे तो 100 आंसर आ जाएगा. एंगल 3 इज इक्वल टू 45 डिग्री और पूछ रहे हैं कि एंगल 7 क्या होगा. तो आप यहाँ पर फॉर्म देख रहे हैं, हाफ सेमी सर्कल बनेगा, तो 180 में से आप 45 को माइनस कर देंगे, सो 50, 130, 135 आपका आंसर आ जाएगा. अब आप पार्ट 3 और पार्ट 4 को खुद से करके बताओगे बच्चों. ठीक है, आगे चलते हैं. फाइंड द मेजर्स ऑफ एक्स, वाई एंड जेड इन द फिगर वेयर एल इज पैरेलल टू बीसी. यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका बन रहा है हाफ सेमी सर्कल, तो ये 75 प्लस 45 को प्लस कीजिए और 180 से माइनस कर दीजिए. 80, 80 प्लस 40, 120, 120 में से माइनस करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे 120 को, तो दैट इज 60. अब आपका क्या है, ये आपका ट्राइंगल है ये, राइट. ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, कुछ और यहाँ नहीं दिया हुआ है. तो अगर आप इसे आइसोलेस ट्राइंगल लेके भी चल रहे हैं, क्योंकि L इज पैरेलल टू BC, तो ये तो आपका बनेगा 60. अगर कुछ और दिया होता है, क्योंकि यहाँ से इसको कैलकुलेट, यहाँ से हम इसको पैरेलल लेके चलते हैं, ये हुआ, कंटिन्यू करते हैं 20 से, तो क्योंकि कोई प्रॉपर्टी से ही लग जाएगा. अब यहाँ पर देखिए, आपने ये देखा अपना Z, और Z का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेटिव एंगल्स, तो ये हो जाएगा 75. ठीक है, अब यहाँ पर अगर 60 प्लस 75 करते हो आप, तो क्या आएगा, 60, 120, 135 और 180 में से अगर आप 135 माइनस करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 45. दूसरा आप इसे यहाँ से भी देख सकते थे, ये भी आपका Z फॉर्म हो रहा है, तो ये भी आपका आता 45. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. ABCD is a quadrilateral in which AB is parallel to DC and AD parallel to BC. Find BC and D. So यहाँ पर आपका 50 है, ये आपके सेम साइड पर, क्योंकि पैरेलल बताया तो सेम साइड इंटीरियर एंगल्स आपके होंगे ये, और सेम साइड पर उनका सम कितना होता है 180, तो ये आंसर आ जाएगा 130. ये आपका 130, और अगर आप वैसे भी 130 आएगा और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 50, और यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर 130. ओके, अकॉर्डिंग टू ऑल्टरनेटिव एंगल्स एंड बेसिकली सेम एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड. इन अ गिवन फिगर L and M आर इंटरसेक्ट बाय ट्रांसवर्सल N is L is parallel to M. तो यहाँ पर अगर आपने कोई भी एक प्रॉपर्टी मेंशन कर दी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की, इंटीरियर एंगल्स की, ऑल्टरनेटिव एंगल्स की, तो आप प्रूफ कर दोगे कि हाँ ये आपका क्या है, ये आपकी पैरेलल लाइंस हैं. ये 80 है, यहाँ पर देखिए Z बन रहा है, तो अगर ये वाला आपने कैलकुलेट कर लिया तो ये मिल जाएगा, ये 100 है तो टोटल हाफ सेमी सर्कल मीन्स 80, ये 80 है तो ये भी 80 होगा. फिर ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका
वर्टिकल अपोजिट एंगल ये बन गया आपका 100, वर्टिकल अपोजिट एंगल 80 प्लस 100 आप मेंशन कर दोगे यहाँ पे, और इससे आप इजीली बता दोगे कि इनका जो सम है वो इंटीरियर एंगल्स का 180, दैट इज योर एल एंड एम इज पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पर भी आपका 100 आएगा। इंटीरियर एंगल सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, therefore L is parallel to M। ये आप मेंशन कर सकते हो। नाउ इन द फिगर आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आपका 4 and 8 और भी एंगल्स होंगे, आप बता सकते हो। द पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, एंगल 1 and 7। तो आप ऐसे बच्चों इनके आंसर दे सकते हो। नाउ इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M। सो 123 और 47 को प्लस कीजिए तो 130, 130 प्लस 40 कितना होता है 170। तो ये पैरेलल नहीं है। यहाँ पर आपका आएगा ये 80 है तो ये भी 80 होगा, राइट। फिर ये बन जाएगा आपका 100। तो यहाँ पर आप इन दोनों का सम करेंगे तो 180 होगा। तो यस, ये आपकी पैरेलल लाइन है। बाकी के दो फिगर जो है बच्चों वो आप खुद आइडेंटिफाई करोगे, इसका आंसर लिखोगे, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। आई होप सो कि आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, बात हो लाइन की, लाइन सेगमेंट की, रे की, या फिर एंगल फॉर्मेशन की। और जब एंगल्स की कैटेगरीज आती हैं, ऑल्टरनेटिव एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, तो सब आपको क्लियर होंगे। कहीं पे भी बच्चों आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, सो यू हैव टू गो थ्रू द होल कॉन्सेप्ट वन मोर टाइम, एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बट मेक श्योर दैट कि आप हर एक एग्जाम्पल सॉल्व करें, हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करें। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।